आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बात करेंगे जनूबी कश्मीर की। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में एक बार फिर एक हेपेटाइटिस ए के फैलने की वजह से एक कमसिन की मौत हुई है। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के कैमू कुलगाम से बड़ी खबर जो आ रही है कि हेपेटाइटिस की वजह से एक और कमसिन बच्चे की मौत हुई है, जबकि कई दीगर भी मुतासर हुए हैं। कैमू के तिरका टिचरू गांव में हेपेटाइटिस ए के मुश्तबा वबा की वजह से एक और बच्चे की जान चली गई है और इस बीमारी से अब मरने वालों की तादाद जनूबी कश्मीर के अंदर 2 हो गई है। 2 दिन पहले कुलगाम में एक लड़की जो कमसिन बच्ची थी उसकी मौत हुई है। श्रीनगर के जेवीसी अस्पताल में दाखिल करा गया था, ताहम उसकी मौत हुई है, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा इस इन्फेक्शन में मुब्तला हो गए हैं। जेवीसी श्रीनगर में आज जो बच्चे की मौत हुई है उसे जेवीसी श्रीनगर अस्पताल में दाखिल किया गया था। जब इसे इन्फेक्शन हुआ था उसके बाद ही अस्पताल उसे मुंतकिल किया गया, ताहम उसकी मौत हुई है और इस बच्चे की शिनाख्त निहान अल्ताफ के तौर पर हुई है। माहिरीन का कहना है कि इन्फेक्शन मुमकिन तौर पर गांव में पीने के आलूदा पानी के इस्तेमाल के वजह से फैल जाती है। इस खबर पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर एसोसिएशन कश्मीर के सदर और साथ ही साथ जो अतफाल बच्चों के डॉक्टर के माहिर भी हैं डॉक्टर सुहेल नायक। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में जुड़ने के, खबरनामे में जुड़ने के लिए, क्योंकि एक और खबर जो जनूबी कश्मीर से आ रही है, जनूबी कश्मीर के अनंतनाग से एक और बच्चे की मौत हुई है और ये माना जाता है कि हेपेटाइटिस ए की वजह से ही इस बच्चे की मौत हुई है, क्योंकि इससे पहले 2 रोज कबल की अगर हम बात करेंगे तो कुलगाम के इलाके में एक कमसिन बच्ची की मौत हुई है। अब एक बार फिर अनंतनाग में इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा है। क्या वजह है कि ये इन्फेक्शन फैल रहा है, बच्चों के अंदर क्या कुछ अलामात है और इस पर किस तरह से काबू पाया जा सकता है? जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जो हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन है, सबसे पहले जो नाज़रीन है उनको ये समझना है कि ये एक वाटर बॉर्न डिजीज है जी। ये डिजीज हवा से नहीं फैलती है, खाना खाने से नहीं फैलती है, पकाई हुई चीजों से नहीं फैलती है। ये फैलती है सिर्फ जो हम वाटर पिएंगे उसको बॉयल करने के बगैर। अगर ये चीज लोगों में समझ आया तो वो अपने बच्चों को बचा सकते हैं। जो हेपेटाइटिस ए का तकलीफ है, इसमें जो कलेजा है या लिवर है उसमें स्वेलिंग आ जाती है। बहुत सारे बच्चे ठीक हो जाते हैं, हम ये नहीं कहते कि हर कोई बच्चा मर जाता है, थोड़ा छोटा मोटा इलाज करके बच्चे ठीक हो जाते हैं। लेकिन 1000 बच्चों को जब ये होगा तो उसमें एक बच्चे की मौत हो जाती है, जो हम चाहते हैं कि वो मौत भी ना हो। अगर हमें हर एक हेपेटाइटिस ए को प्रिवेंट करना है, हमारे पास 2 ही रास्ते हैं। या जो हमारा वाटर है उसको बॉयल करना है, बॉयल हमेशा करना है, किसी भी दिन नहीं भूलना है जी। ये माँ बाप को जहन में रखना है कि जब हम बॉइलिंग के बगैर वाटर बच्चों को देंगे तो वो हेपेटाइटिस ए का शिकार हो सकते हैं
और इसमें अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। ये नहीं हमें पता होता है कौन बच्चा मर जाएगा, लेकिन कोई ना कोई बच्चा इसमें मर जाता है। दूसरा रास्ता है, इसके लिए वैक्सीन है, लेकिन जो वैक्सीन है वो अभी गवर्नमेंट का जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसमें अवेलेबल नहीं है, वो प्राइवेट में करवाना पड़ता है। तो अगर कोई फैमिलीज एफोर्डेबल फैमिलीज है तो वो हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन अपने बच्चों को प्राइवेट में लगा सकते हैं, जो 2 डोजेस होते हैं जी। उसको छोड़ के माँ बाप से यही अपील है कि जब भी हेपेटाइटिस, पहले तो हमेशा बच्चों को जो वाटर है वो बॉयल पीना चाहिए, पिलाना चाहिए, माँ बाप की जिम्मेदारी है। और दूसरा ये माँ बाप को समझना है, गांव वालों को समझना है, इंक्लूडिंग हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन को, अगर किसी भी गांव से हेपेटाइटिस ए का एक केस आता है जी, तो उसी वक्त हेल्थ टीम उस गांव में जाए और वहां की जो वाटर सोर्स बॉडी है, जिसको हम पीएचई डिपार्टमेंट कहते हैं, उनको इन्फॉर्म करे कि यहाँ पे एक हेपेटाइटिस ए का केस निकला है। तो जो वाटर सप्लाई है गांव की, उसको जरा देखिए इन्फेक्शन कहाँ हुआ है, क्लोरिनेशन ठीक है, फिल्ट्रेशन ठीक है, तो वो एक पार्ट है। दूसरा पार्ट ये है कि वहाँ पूरे गाँव को ये इन्फॉर्म किया जाए कि इस वाटर में हेपेटाइटिस ए का वायरस है, अब आप पे लाजमी बनता है कि आप जो है बॉइल्ड वाटर का इस्तेमाल करेंगे जी। तो यही मेजर्स है कुल मिला के, जिससे हम इंसानी जान बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे, अब जो इस वायरस के इस इन्फेक्शन के शिकार हो चुके हैं, क्योंकि माना जाता है कि मुत्तदिद तादाद में जो बच्चे हैं वो भी अब इस इन्फेक्शन के शिकार हुए हैं, तो उन्हें क्या कुछ करने की जरूरत है? देखिए, जिन बच्चों को इन्फेक्शन हुआ और वो बच गए इस इन्फेक्शन से, उनके बॉडी में इम्यूनिटी आ गई है इस इन्फेक्शन के खिलाफ। अब उनको दोबारा ये इन्फेक्शन नहीं लगेगा। जिस तरह मीजल्स में बोलते हैं कि मीजल्स एक बार निकलती है जी, पहले 10-20 साल पहले तो यही बोलते थे माँ बाप की मीजल्स एक बार निकलेगा, उसके बाद नहीं निकलेगी। उसका क्या मतलब था? साइंटिफिकली मतलब ये है कि मीजल्स जब होगा तो बच्चे के इम्यून सिस्टम अपरेगुलेट होगा, तो फिर वो इम्यून सिस्टम दोबारा उस वायरस को सर्वाइव करने नहीं देगा और दूसरी बार मीजल्स नहीं होगा। चनाच मीजल्स जो है हमने वैक्सीन से पूरा कंट्रोल किया है, लगभग इरेडिकेशन के नजदीक है मीजल्स का डिजीज। लेकिन हेपेटाइटिस ए का भी यही है, जिसको लगेगा अगर वो बच गया तो दोबारा उसको कभी नहीं होगा। उसको ये समझना है कि उसको ये हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन हुआ, लेकिन हेपेटाइटिस ए डिजीज में हाई अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। जिस बच्चे को ये पकड़ लेगा, मतलब जिस बच्चे में ये सीवियरिटी से हो जाएगा, उस बच्चे की डेथ जो है वो कंफर्म है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो इसका हाई एंड ट्रीटमेंट है, लिवर ट्रांसप्लांटेशन वगैरह, वो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में सबसे पहले अवेलेबल ही नहीं है, और दूसरा वो एफोर्डेबल भी नहीं कर सकते कोई फैमिली, वो 40-50 लाख का ऑपरेशन होता है। इसी तरह प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। लोगों को यही है कि एक सिंपल प्रोसीजर है। डॉक्टर साहब जब कोई बच्चा इस हेपेटाइटिस ए का शिकार होता है तो उसकी पहली अलामत क्या है कि जल्दी से इसका इलाज हो सके और पता चले कि ये इस हेपेटाइटिस ए का शिकार हो चुका है? बिल्कुल सही सवाल है ये। इस डिजीज का सबसे पहले एक प्रोड्रूम होता है, बच्चा बिल्कुल ठीक होता है, खाना पीना खेलना, एकदम उस बच्चे की भूख कर जाती है, उसमें सुस्ती आ जाती है, वो ज्यादा सोने लगता है, दिन को भी सोने लगता है, फिर उल्टियां आ जाती है। ये पहली अलामत है जहाँ पे माँ बाप को डॉक्टर के पास आना चाहिए जी। लेकिन एज यूजुअल कश्मीर में आपको पता है, माँ बाप को जब बच्चे को उल्टी आए वो गाँव में ही दुकानदार से ही उल्टी का टैबलेट लेते हैं। कई गाँव में हमने देखा कि जो दुकानदार सब्जी बेचता है वो साथ साथ ये छोटी मोटी दवाइयाँ भी बेच देता है यहाँ, ठीक। तो जब वो बच्चा फिर पूरा बीमार होता है, मतलब जब उसकी हालत पूरी खराब होती है, उसके बाद दूर दराज गाँव से कई पेशेंट हॉस्पिटल में आ जाता है, तो उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करना डेड इम्पॉसिबल रहता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। ये थे डॉक्टर सुहेल न्यायक, तफसीलात फराम करे थे हेपेटाइटिस ए के हवाले से, जो एक बार फिर जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में एक और कमसिन बच्चे की मौत हुई है। आज श्रीनगर के अंदर जब उसे अस्पताल दाखिल कराया गया था तो वहां पर उनकी मौत हुई है। इससे पहले 2 दिन कबल ही जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम के एक इलाके में इस एक हेपेटाइटिस ए की शिकार एक कमसिन बच्ची की भी मौत हुई है और कई बच्चे इस इन्फेक्शन के शिकार हो चुके हैं, मुतासरीन हैं। कई जो अब तक अगर हम बात करेंगे जनूबी कश्मीर के दोनों अजला कुलगाम और
अनंतनाग के अंदर अब मरने वालों की तादाद 2 हो गई हैं। 2 बच्चे इसके शिकार हो चुके हैं। एक लड़की कमसिन बच्ची जो कुलगाम के अंदर इसकी 2 दिन कबल ही शिकार हुई और उसकी मौत हुई। अब अनंतनाग जिले के एक गांव में ये बीमारी फूट पड़ी है जहां पर एक कमसिन बच्चे की मौत हुई है। बढ़ते आगे बात श्रीनगर की भी करते हैं, क्योंकि श्रीनगर के अंदर श्रीनगर के बटमालू के इलाके में आग की एक होलनाक वारदात में 2 रिहायशी मकान खाकिस्तर हुए हैं। बटमालू के एसडी कॉलोनी में गुज़श्ता शब आग की एक वारदात रोनुमा हुई है। एक रिहायशी मकान से अचानक आग नमोदार हुई है, जिसने भयानक शक्ल इख्तियार करते हुए एक और मकान को अपनी लपेट में ले लिया। ये एसडी कॉलोनी बटमालू का इलाका है जहां पर गुज़श्ता शब आग की एक होलनाक वारदात रोनुमा हुई है, जिसके बाद ही वहां पर आग बुझाने की कोशिश तो की गई है, जहां पर जो फायर सर्विस अमला है उसके साथ साथ ही जो मकामी लोग हैं उनकी जानिब से कोशिश की गई है आग बुझाने की। ये लक्ष्मणपुरा बटमालू का इलाका है जहां पर ये गुज़श्ता शब 2 रिहायशी मकान खाकिस्तर हुए और आग की इस वारदात में जो है मकान के अंदर रिहायशी मकानों के अंदर करोड़ों रुपयों का सामान वो भी राख की ढेर में तब्दील हो गया। 2 जो मुतासरीन हैं जिनके घरों में ये आग लगी है उनमें से एक का नाम है शमशेर सिंह और दूसरे का नाम है किशनजीत सिंह, यानी कि सिख फैमिली थी ये, जिनके ये 2 रिहायशी मकान खाकिस्तर हुए। आग की इस वारदात में गुज़श्ता रात अचानक आग नमोदार हुई। अभी तक तो ये कंफर्म नहीं हुआ कि आग की असल वजूहात क्या है, लेकिन दोनों रिहायशी मकान खाकिस्तर हुए हैं, करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। इस खबर पे तफसीलात के लिए सीधा चलते अपने नुमाइंदे फैसल रियाज के पास। फैसल, क्या कुछ अपडेट हैं? हम अगर बात करेंगे श्रीनगर के अंदर रवां साल के दौरान ही आग की वारदात में इजाफा हो रहा है। आज एक बार फिर बटमालू के इलाके के अंदर 2 रिहायशी मकान खाकिस्तर हुए हैं, जो करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ तफसीलात हैं? देखिए गौर, अगर हम आज की वारदातों की बात करें तो करीबन आए रोज ऐसा कुछ देखने को मिलता है, खासकर श्रीनगर शहर में। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि जो राजबाग इलाके है वहां पे एक फार्मास्यूटिकल जो गोडाउन था वहां पे आग लगी और वहां पे भी करोड़ों रुपयों का जो फाइल थी वो खाकसर हो गई। इसके साथ अब एक रिहायशी मकान और एक होटल में भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा था। तो अब कुछ ही दिन हो गए, तो आज की अगर हम बात करें तो करीबन रात के 2 बजे के करीब आग नमोदार हुई है, जिसके नतीजे में 2 मकान जो है वो कंप्लीटली डैमेज हो चुके हैं। अगर हम बात करें इससे पहले जो आग की वारदातें श्रीनगर में रोनुमा होती तो फायर टेंडर्स वक्त पर उनकी कार्रवाई होती थी और जो आग है उसको कहीं ना कहीं काबू जो है पा लिया जाता था और नुकसान कम रहता था। लेकिन आज के बाद अगर हम बात करें जो बटमालू लक्ष्मणपुरा इलाका है बटमालू का, जहाँ पे 2 सिख घर जो है वहां पे आग लगी थी रात के 2 बजे। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि आग की वजह कैसी थी और कैसे ये आग लगी थी, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो आग है उतनी शिद्दत से आग में इतनी इंटेंसिटी थी कि पूरे दोनों जो है पूरे मकान खत्म हो गए, वो खाकसर हो गए। वहां पे जो करोड़ों रुपयों का जो मालियत थी, सामान था या कपड़े थे या बाकी साजो सामान जो घरेलू साजो सामान है वो भी पूरी तरह से खाकसर हो चुका है। ये आज पहली बार नहीं देखा जा रहा है कि बटमालू इलाके वहां पे आग की वारदातें होते। आपको याद होगा कि श्रीनगर जो है ये कंजेस्टेड एरिया है, यहाँ पे मकान जो है ज्यादा नजदीक है। एक डिस्टेंस जो रहनी चाहिए थी फायर डिस्टेंस वो नहीं रहती है और कंजेशन इतना ज्यादा रहता है, जिसके नतीजे में जो फायर टेंडर्स है उनको भी मुश्किलातें होती है आग बुझाने में। तो श्रीनगर हम अगर कहें तो श्रीनगर एक आग की वारदातों के लिए फोकल पॉइंट बना हुआ है, क्योंकि आए रोज ऐसा देखने को मिलता है कि जब कभी भी एक मकान में यहाँ पे आग लगती है तो कंजेशन की वजह से, यानी मकान साथ साथ होने की वजह से ये जल्द ही पूरे मकानों में फैल जाते हैं। तो लगातार हुकूमत की भी ये कोशिश है कि हम अंडरग्राउंड वहाँ पे हम कहते हैं डाउजिंग फ्लेम्स लगाया, डाउजिंग ये सिस्टम लगाए, जिसके नतीजे में हो सकता था कि अगर आग लगती है तो बर वक्त कार्रवाई से बच सकते थे। लेकिन वो सिस्टम जो गवर्नमेंट ने इंस्टॉल किया था जमीन के अंदर से वो लगाया गया था, लेकिन वो भी अभी तक बेकार पड़ा हुआ है, उससे कोई फायदा नहीं मिल रहा है। हालांकि अगर हम आज के बटमालू की बात करें तो कुछ दिनों पहले इससे पहले भी एक मकान वहां पे खाकसर हो गया था, क्योंकि बटमालू की अगर हम बात करें तो वहां पे ज्यादा सड़कें बड़ी नहीं है जहाँ से फायर टेंडर्स एंटर हो सके। तो कहीं ना कहीं वो एक प्रॉब्लम होती है फायर टेंडर्स के लिए कि वक्त पर गाड़ी वहां पे नहीं पहुंचती है, जो उनकी पाइप से वो ज्यादा दूर ले जानी पड़ती है। तो ये भी एक फैक्टर बनता है, ये भी एक रीजन बनता है कि जो मकान आते हैं वो पूरी तरह से खाकसर होते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया फैसल रियाज आपका। ये थे श्रीनगर से तफसीलात फराम करे थे फैसल रियाज के बटवालों की एचडी कॉलोनी लक्ष्मणपुरा इलाका है, जहां पर ये गुज़िश्ता शब करीब माना जाता है कि 2 बजे के करीब एक मकान से अचानक आग नमूदार हुई, जिसने भयानक शक्ल इख्तियार करते हुए एक और मकान को अपनी लपेट में लिया और इस आग की इस वारदात में 2 रिहायशी मकान खाकिस्तर हुए हैं। ये सिख फैमिलीज दोनों थी जिनके रिहायशी मकान खाकिस्तर हुए और करोड़ों रुपयों का भी नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर खासकर वादिया कश्मीर, जहां मुल्की और बैरूनी ममालिक से आए हुए सयाहों की एक मनपसंद जगह हमेशा से ही रही है और हर साल लाखों की तादाद में मुल्की और बैरूनी ममालिक से सयाह वादिया कश्मीर का रुख करते हैं और कुदरती खूबसूरती से लुत्फानंदोज होते हैं। वहीं अब आहिस्ता आहिस्ता बैरून रियासत से आने वाले जोड़ों के लिए शादी करने की एक मनपसंद जगह भी बन रही है। दरअसल मवीरा पहलगाम इलाके में शादी की तकरीब मुनक्कद हुई है, जिसमें बैरून रियासत से आए हुए जोड़े ने शादी की है। इस मौके पर उन्होंने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि हम बहुत खुश हैं कि कश्मीर में शादी करके और ये हमेशा उनके लिए यादगार दिन रहेगा। दुल्हा तो है, आ जाओ पापा, आ जाओ। कश्मीर की जो सकाफत कल्चर को लेकर वहां पर एक प्रोग्राम भी मुनक्कद हुआ और कश्मीर में जिस तरह से शादी की तकरीब में मेहंदी और साथ ही साथ निकाह ख्वानी होती है, उसी तरह से वहां पर भी तकरीब मुनक्कद हुई है, जहां पर उन्होंने खुशी का इजहार किया और साथ ही साथ जो मकामी लोग इस तकरीब में शिरकत हुए हैं उन्होंने भी इस मौके पर खुशी का इजहार किया। और जो बाहरी रियासत से आने वाले जो लोग थे जिन्होंने शादी की है, उन्होंने मकामी लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जिस तरह से अपने घर में अपने माहौल में हमने ये शादी की तकरीब मुनक्कद करते हैं और उसमें खुशी होती है, अपने रिश्तेदारों की, हमसायों की और दोस्त होते हैं, वैसे ही इस तकरीब में भी हमें देखने को मिला और ऐसा लगा कि जैसे हम अपने घर में ही ये शादी की तकरीब मुनक्कद कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का मैं तो बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, क्योंकि कश्मीर में शादी करना मेरे लिए पहले डिसीजन थोड़ा 50-50 था, बट जैसे हम यहाँ पे आए, जैसे यहाँ पे लोग खिदमत करते हैं, लोगों की ऐसी खिदमत करते हैं जैसे वो हमारे घर वाले हैं, और हमारे घर वाले भी ऐसी खिदमत नहीं करते जैसी वो खिदमत करते हैं जी। कश्मीर के बारे में सबको यही बोलना चाहूँगा, इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन इंडिया and it is one of the best cities. The people are very welcoming and they are very lovely. They treat you like family. वो अपने सराखों पे रख के आपको वेलकम करते हैं, वो इतने अच्छे कश्मीर के लोग। ये पहले विजिट कर चुकी हूँ एंड जो एक्सपीरियंस मुझे कश्मीर में मिला है वो मैंने कुछ सिटीज़ इंडिया में ट्रैवल की है, ऐसा एक्सपीरियंस मुझे कहीं और नहीं मिला। और मुझे बॉम्बे के अलावा अगर मैं सोचूं कि मुझे कहाँ जाना है तो माई हार्ट डिज़ियर, बिकॉज जैसे मैंने बताया मैं हर साल कश्मीर एक बार नहीं एटलीस्ट 2-3 बार विजिट करती हूँ, बिकॉज आई जस्ट लव दिस सिटी एंड द एक्सपीरियंस इन दिस सिटी इज़ ऑलवेज इनक्रेडिबल, मेमोरेबल एंड प्राइसलेस एंड आई वॉन्टेड माई लव्ड वंस टू एक्सपीरियंस द सेम। इसलिए मैंने ये सिटी चूज़ की ताकि मेरे फ्रेंड्स और फैमिली भी वो चीज़ एक्सपीरियंस कर सके जो मैंने की है। दुबई के लोग आए थे मवुरा में, तो इनकी एक्चुअली यहाँ पे शादी करने का प्रोग्राम पहले से ही था, तो आज वो दिन आ ही गया है जो दिन इन्होंने मुकर्रर किया था। तो इन्होंने जैसे यहाँ पे देखा कि यहाँ का उठना बैठना, यहाँ का तौर तरीका शादी में जैसे भी होता है कश्मीर में, वही रिवाइज को जिंदा रखने के लिए हमने वही यहाँ पे फॉलो करवाए और इनको भी बहुत अच्छा लगा। तो एक्चुअली ये अभी शुरुआत है, बहुत अरसे के बाद हालात ठीक हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम भी उम्मीद करते हैं कि दिन ब दिन हालात और ठीक होते रहेंगे। तो हर किसी का यहाँ पे वेलकम किया जाता है, चाहे वो मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो। वो तो आप देख ही रहे हैं कि किसी का सोना गुम हो जाता है तो किसी का कुछ हो जाता है तो वापस मिल ही जाता है, चाहे वो लाखों लाख का हो, करोड़ों का हो। ये तो कश्मीर है, कश्मीर के लोगों का क्या कहना है, कश्मीर के लोगों का क्या कहना है, जो वाकई मतलब जिसको जन्नत कहा जाता है, वो तो जन्नत खाली देखने से ही नहीं बल्कि यहाँ का किरदार, यहाँ का भाईचारा जो भी आता है वेलकम उसका होता है। चीज़ को हमें
पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। तो इसके लिए जो जिसने भी, ये आमिर ने, मोमिन ने या किसी ने भी जो इसका इनिशिएटिव लिया है, तो ये एक बहुत बड़ा कदम है। यहाँ के बेरोज़गारी को भी ये दूर कर सकता है। तो मेरा ये मानना है कि ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है यहाँ पे, तो इसको हम अप्रिशिएट करते हैं इस होटल के जो मैनेजमेंट है। जिला पुलवामा के निवा इलाके के लोगों ने शिकायत की है कि मकामी इलाके में बिजली का तरसीली निजाम खस्ताहाली का शिकार हो चुका है। लोगों के मुताबिक बिजली की तरसीली लाइनें और खंभे बोसीदा हो चुके हैं, जिसकी वजह से मकामी लोगों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि मकामी इलाके में बिजली की तरसीली लाइनें और खंभे बाबा आदम के जमाने में नस्ब किए गए थे। उनके मुताबिक इलाके में मुख्तलिफ मकामात पर तरसीली लाइनें दरख्तों के साथ लगी हुई हैं, जबकि कई मकामात पर मकामी लोगों ने अज खुद लकड़ी के छोटे छोटे खंभे नस्ब किए हैं, जिसकी वजह से इलाके के कई मकामात पर बार बार शॉर्ट सर्किट होते रहते हैं। तरसीली लाइनों का निजाम और बोसीदा हुए खंभों की हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि कभी भी उनके गिरने का खतरा लाहक होता है। क्या आप खुद भी मुशाहिदा करते हैं, ये जो तारे हैं, तरसीली तारे हैं, पोलों पे नहीं है, यहाँ पेड़ों पे है, और जो कहीं कहीं ये मकानों के साथ भी जुड़ी हुई है, जिससे हमेशा खतरा ये रहता है कि माल जान का खतरा रहता है। और आप देख रहे हैं कि आने वाला जो सीज़न है उसमें बर्फ़बारी भी हो सकती है। और कल अगर आपने मतलब आपकी नोटिस में हम लाएंगे, इसी इलाके से कल ये तार नीचे आई, जिससे फिर काफ़ी परेशानी यहाँ के लोगों को होगी। यहाँ सुबह शाम एक तो नमाजी जाते हैं इस रोड से, दूसरा बच्चे भी यहाँ पर निकलते हैं, स्कूलों को पढ़ने पढ़ाने के लिए निकलते हैं। तो हमेशा ये डर रहता है कि कब ये तार अगर नीचे आ जाए तो ये कोई बड़ा हादसा खुदा न खास्ता हो सकता है। तो मुख्तलिफ नहीं है हाल यहाँ का। हमने आपकी वसादत से भी एक दो बार मुतलका महकमा को रिक्वेस्ट की थी कि एट लीस्ट अगर हम बिजली फ़ी दे रहे हैं, यहाँ मीटर्ड एरिया है और मीटर के हिसाब से ही यहाँ लोग फीस भर रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर देना सर्विस प्रोवाइडर का काम होता है, जो कि नहीं है। वक्त से पहले वक्त रह के ही हम कोई ऐसा इकदाम उठाएं जिससे आगे खुदा न खास्ता हमें पछतावा ना हो। तो फौरी तौर गुजारिश यही रहेगी कि एक तो ये पोल्स जो है ये लगाए जाएं, और जो बोसीदा तार है उसको नए सिरे से लगाया जाए, और बिजली फीस में जो इजाफा किया गया है उसमें नजरसानी की जाए। और कटौती जो है, शेड्यूल्ड कटौती तो हम समझते हैं, लेकिन शेड्यूल्ड कटौती के अलावा अगर कटौती होती है तो वो इस यहाँ के लोगों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी है। यह वन निवा, यह मकदमपुरा, यह जुहम ये रोड, 5 नाव गुलानी भी, तो अह मुश्किल योर मतलब तार हूँ जी तुम दियो 5 नजर कालथी पे तार पत्थर पे दोक थो साइडस, तो अस क्या थो साइड ना पोस दिवान अस फीस बरान तार हूँ तार ददरम अत गई 2-4 वरी वन अत लगता तार लगता योर तार पे कालती वो सुबह पे वो तो अमे मूजूब थोड़ा घर ज्यादा ये मोड़ लकटी। डिग्री कॉलेज कुपवारा में यूपीएससी इम्तिहानात में ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से 2 महीने की मुफ्त कोचिंग का पहला मरहला इख्तिताम पजीर हुआ। इस सिलसिले में कुपवारा जिले के दूर इब्तादा इलाके में ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए कुपवारा और हंदवारा में 2 अलग अलग कोचिंग मराकिज कायम किए गए थे। उन मराकिज में कश्मीर से बाहर और कश्मीर से रिसोर्स पर्सन उम्मीदवारों को कोचिंग करवा रहे थे। उन मराकिज में 200 के करीब उम्मीदवारों ने 2 महीने की कोचिंग हासिल की। डिप्टी कमिश्नर कुपवारा डॉक्टर डेफोडे सागर ने कहा है कि मार्च और अप्रैल के दरमियान दोबारा इन उम्मीदवारों के लिए दूसरे मरहले की कोचिंग शुरू होगी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि वो चाहते हैं कि कुपवारा जिला से यूपीएससी इम्तिहानात में अपनी शिरकत को यकीनी बनाएं, ताकि इस दूर दराज जिला जो लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक है, यहाँ के बच्चे भी इंतजामिया में आला ओहदों पर फाइज हों। एक्चुअली मैं ज्ञान प्रबोधिनी ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ पर हम आए हैं, और जो यहाँ के डीसी सर हैं सागर सर, उनके और प्रबोधिनी का ये कोलैबोरेशन था। तो यहाँ पर हमने बच्चों के लिए यूपीएससी का एबिलिटी प्रोग्राम रन किया, जो कि 1.5 महीने का था। उसमें हमने सिविल सर्विसेज के लिए जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, जीएस के 4 सब्जेक्ट्स, बीट पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और उसके साथ ही साथ हमने बच्चों के एम्पावरमेंट के लिए अलग से पर्सपेक्टिव बिल्डिंग के लिए टाइम मैनेजमेंट, प्लानिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, और उसके साथ ही साथ फीडबैक मैकेनिज्म वगैरह है हमने डेवलप किया था। इससे क्या होता है, हमारा मानना है कि बच्चे खुद से पढ़ते उनको आना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप रेडीमेड कुछ दे रहे हो। सो वी लाइक टू एम्पावर देम। तो हमारे यहाँ जो डिज़ाइन है वो इसी तरह से है कि बच्चों को एम्पावर किया जाए। प्रबोधिनी इज़ एन इंस्टीट्यूट विच वॉज
एक्चुअली विच केम इन टू बीइंग इन 1960s। सो प्रबोधिनी का अगर एक सेंटेंस में मुझे सम अप करना हो, प्रबोधिनी क्या है, ज्ञान प्रबोधिनी, तो इट इज़ अ नेशन बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रबोधिनी का काम ये अलग अलग क्षेत्रों में चलता है। देखिए LG's एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो यूथ एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ के लिए बहुत पर्टिकुलर है। CS साहब ने भी हमें बहुत बार ये गाइडेंस दिए हुए हैं कि जितने भी यूथ रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनको हमें बढ़ावा देना है, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए तकरीबन 2 महीने पहले हमने सिविल सर्विसेज के एक बैच का आगाज़ किया था। आप जानते हैं कि तकरीबन 2000 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, उसमें से 300 बच्चों को हमने शॉर्टलिस्ट किया हुआ था, जो पिछले 6 हफ्तों से UPSC का ट्रेनिंग ले रहे हैं। ज्ञान प्रबोधिनी पुणे की तरफ से इन बच्चों को जो है वो फैकल्टी मेंबर्स वहाँ से आ रहे थे अलग अलग जगहों से, देश के कोने से, और वो उनको सिखा रहे थे। जो UPSC के लिए इंटरव्यू अपीयरिंग फैकल्टी मेंबर्स है वो सारे आ रहे थे। और पिछले 6 नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।